सो आवर न्यू सब्जेक्ट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या बोलता है? इट्स अ ब्रांच ऑफ अ साइंस दैट डील्स एंड फाइनली प्रिडिक्ट द कंडीशन ऑफ अ सिस्टम आइदर एट रेस्ट और इन अ मोशन अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नली अप्लाइड फोर्स। बेसिकली जो ब्रांच है ना साइंस की, दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इट्स अ ब्रांच ऑफ अ साइंस, राइट, जो डील करता है द कंडीशन ऑफ द सिस्टम। या तो वो रेस्ट पे होगा या तो फिर वो मोशन पे होगा। और वो मोशन में कैसे होगा? बिकॉज ऑफ द कॉज, एंड द कॉज इज फोर्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक बेसिकली क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ अ साइंस जो डील करता है कंडीशन ऑफ अ मोशन, या तो वो रेस्ट पे हो या तो फिर वो मोशन में हो, और फाइनली फाइनली प्रिडिक्ट करता है उनके बिहेवियर को, राइट, उनका बिहेवियर कैसा है। तो यहाँ पे दो चीज़ें इज वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर एग्जाम्पल दिस रेस्ट एंड द मोशन, राइट। तो इससे दो ब्रांच निकलती है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की। पहली, रेस्ट वाला इज नोन एज स्टैटिक एंड द अदर मोशन दैट इज डायनेमिक, राइट। तो मैंने क्या बोला? स्टैटिक एंड डायनेमिक। तो स्टैटिक ब्रांच में क्या होगा? स्टडी ऑफ स्टडी of the system which is at a rest। और सेकंड क्या है? डायनेमिक्स। इट्स स्टडी ऑफ अ सिस्टम which is moving, या फिर which is moving, या which is in motion, राइट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैंने क्या कहा कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इज अ ब्रांच ऑफ अ साइंस जो डील और फाइनली प्रिडिक्ट करे बिहेवियर को सिस्टम के, जो कि सिस्टम रेस्ट पे भी हो सकता है और इन मोशन भी हो सकता है। और मोशन का बेसिक कॉज ही क्या होता है? फोर्स। अगर जो फोर्स लगेगा तभी तो ना चलेगा कोई सिस्टम। तो इसलिए बोला कि इट्स रेस्ट एंड मोशन। फिर बोला कि जो रेस्ट है हम दो ब्रांच में इसको डिवाइड कर सकते हैं। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को दो ब्रांच में हम पढ़ सकते हैं, दैट इज फर्स्ट इज स्टैटिक्स एंड द अदर इज डायनेमिक्स। स्टैटिक्स मीन्स स्टडी ऑफ दैट सिस्टम जो कि एक रेस्ट पे है, और डायनेमिक्स यानी स्टडी ऑफ दैट सिस्टम जो कि चल रहा है या फिर मूव कर रहा है। और डायनेमिक्स को पढ़ने के भी दो वेज है। मैंने क्या बोला? डायनेमिक्स को पढ़ने के टू वेज है, राइट। तो इसका फर्स्ट वे एंड द सेकंड वे। फर्स्ट वे क्या है? स्टडी ऑफ मोशन without considering the basic cause of motion। और बेसिक कॉज क्या होता है मोशन का? दैट इज फोर्स, राइट। बेसिक कॉज क्या है? फोर्स। और इसको हम सेम यहां से कॉपी कर लेंगे और यहां पे पेस्ट कर लेंगे। पर इसमें एक चेंजेस है। स्टडी ऑफ मोशन विद द कंसीडरिंग द बेसिक कॉज ऑफ मोशन दैट इज फोर्स। और इस ब्यूटीफुल ब्रांच को हम बोलते हैं दैट इज काइनामेटिक्स, और इसको बोलते हैं हम काइनेटिक्स। लाइक यहां पे क्या है? द स्टडी ऑफ द मोशन विदाउट कंसीडरिंग द बेसिक कॉज ऑफ मोशन दैट इज फोर्स, एंड स्टडी ऑफ मोशन विद द कंसीडरिंग द बेसिक कॉज ऑफ द मोशन, और वो है फोर्स। काइनेटिक्स में और काइनेमेटिक्स में सिर्फ एक ही अंतर है कि जब भी हम मोशन की बात करेंगे ना, उसमें हम फोर्स, काइनेमेटिक्स में क्या है कि हम फोर्स की इक्वेशंस नहीं लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे ना हम जो स्टडी कर रहे हैं वो विदाउट कंसीडर कर रहे हैं फोर्स को लेके। और जो काइनेटिक्स है उसमें हम फोर्स को कंसीडर कर रहे हैं, राइट। दे आर द ओनली टू वेज टू स्टडी द डायनेमिक्स। और डायनेमिक्स बेसिकली क्या है? वो मोशन में होने वाले उसकी स्टडी करता है। तो जो बेसिक टूल्स है फॉर काइनेटिक्स, टूल्स फॉर काइनेमेटिक्स is rate of change of displacement is equals to the velocity, right? And rate of change of the acceleration is equals to the rate of change of velocity is equals to the acceleration.
दीज आर द टूल, ये टूल है काइनेमेटिक्स में। और टूल फॉर काइनेटिक्स, टूल फॉर द काइनेटिक्स क्या है? दैट इज न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, राइट। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को हम एनएसएल से लिखेंगे, एनएसएल, एनएफएल और एनटीएल, ठीक है। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे इस पूरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एफ एक्सटर्नल फोर्स, द समेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, राइट। यहाँ पे यूज किसका हुआ? मास का। तो जब भी हम काइनेटिक्स पढ़ेंगे ना, तो हमें पता है कि ये डायनेमिक की वो फॉर्म है जहां पे हम फोर्स को कंसीडर करेंगे, राइट। और काइनेमेटिक्स डायनेमिक की वो स्टडी है जहां पे हम फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, विदाउट कंसीडरिंग द फोर्स, और यहाँ पे हम फोर्स को कंसीडर करेंगे, राइट। तो जहां कहीं भी न्यूटन का सेकंड लॉ लगे, न्यूटन का सेकंड लॉ लगता ही वहां पे है जहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं फोर्स को, एंड दिस इज इक्वल टू द लीनियर मोमेंटम। यहाँ पे यूज हुआ है फर्स्ट टाइम, दैट इज द मास। और यहाँ पे आप देखोगे मास का कहीं इस्तेमाल नहीं होगा, काइनेमेटिक्स में हम मास का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक्स में ही इस्तेमाल करेंगे मास का और फोर्स का भी, राइट। तो ये सिंपल सा है, जो कि नॉर्मल डेफिनेशन है कि हम डायनेमिक्स को कैसे पढ़ सकते हैं या इंजीनियर मैकेनिक्स को हम क्या बोलते हैं। तो इंजीनियर मैकेनिक्स के बारे में तो मैंने बता दिया आपको। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स के बारे में ज़्यादा जानना जरूरी है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टैटिक्स। स्टैटिक एक स्टडी है उस सिस्टम की जो रेस्ट पे है। अब कोई भी चीज़ रेस्ट पे है वो जिंदगी में रेस्ट पे ही रहेगी अनटिल और अनलेस उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। तो हमने बात की फिर डायनेमिक्स की, वो स्टडी ऑफ मोशन इन विच द बॉडी इज मूविंग रियली, ठीक है। अब वो मूव कर रही है और इसको पढ़ने के दो वे है, राइट। एक है काइनेमेटिक्स, एक है काइनेटिक्स। स्टडी ऑफ मोशन विदाउट कंसिडरिंग द बेसिक कॉज ऑफ मोशन, दैट इज द फोर्स, और यहाँ पे भी विद द कंसिडरिंग द बेसिक कॉज ऑफ फोर्स, दैट इज काइनेटिक्स। And these are the tools of the kinematics and tools for the kinetics, that is Newton's second law. F external force is equal to rate of change of linear momentum, right? Now we are going to study some idealization or the concept used in engineering mechanics. Some idealization or the concept used in engineering mechanics. Used in engineering mechanics. तो पहला हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट क्या है? आइडियल का मतलब ही क्या होता है कि वो चीज हाइपोथेटिकली, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, पर स्टिल हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला है रिजिड बॉडी, राइट। पहली बात तो ये जान लो कि इस यूनिवर्स में कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है जिसपे कि लोड लगाने के बाद उसमें डिफॉर्मेशन ना आए, ठीक है। ऐसी कोई भी बॉडी नहीं, राइट। तो यहां पे हम उसको कैसे लिख सकते हैं? इन रियल देयर इज नो सच बॉडी which is not deformable, राइट। रिजिड बॉडी का मतलब ही क्या है? ऐसी बॉडी जिसमें जो डिफॉर्मेशन हो रहा है ना, वो डिफॉर्मेशन जो है वो नेग्लिजिबल है। और जो नेग्लिजिबल टर्म है ना, वो हमेशा कंपैरिजन में बात की जाती है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट। ऐसा नहीं है कि आप एब्सोल्यूट पे बात करो, पर बेसिकली हम क्या बोलना चाह रहे हैं यहाँ पे कि हम ना कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स को लेंगे और उन कॉन्सेप्ट को हम एज अजम्पशन की तरह चेंज कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला कि ये बॉडी जो है रिजिड बॉडी है, पर इसके पीछे के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना कि वाई वी आर कॉलिंग दिस बॉडी एज अ रिजिड बॉडी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे बोले कि हम ना एक कोई भी, यहाँ पे हम लिख रहे हैं कि देयर इज नो रियल बॉडी इन सच अ यूनिवर्स, कि जो कि डिफॉर्मेबल नहीं है। हर एक बॉडी डिफॉर्मेबल है, राइट। इन द यूनिवर्स हर एक बॉडी डिफॉर्मेबल है, बट अगर जो किसी का डिफॉर्मेशन जो है इन कंपैरिजन टू द real dimensions of the body are very small or in the negligible size, then we can consider the body as a rigid body, right? इसको वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं? in the real world there is no such body which is not deformable, but if the deformation is very small, या फिर ऐसे लिख दो नेग्लिजिबल साइज, with respect to the other dimensions of the body,
only then a body can be considered as a rigid body, right? यहाँ पे बोला है कि बट इफ द डिफॉर्मेशन इज वेरी वेरी स्मॉल। अभी मैंने क्या बोला, जो भी नेग्लिजिबल चीज होती है ना, ये एब्सल्यूट नहीं होती, इट्स नॉट एब्सल्यूट, ठीक है, इट्स नॉट एब्सल्यूट, ये हमेशा कंपैरिजन में बोली जाती है। तो कंपैरिजन में क्या बोल रहे हैं कि अगर जो बॉडी, कंपैरिजन में बोल रहे हैं अगर जो बॉडी का जो अदर डायमेंशन है ना वो बहुत बड़े हैं एज कम्पेयर टू ये वाला जो डिफॉर्मेशन, दिस इज, ये छोटा सा डिफॉर्मेशन क्या है, बहुत छोटा है, इट्स अ वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशन, राइट, इट्स अ वेरी स्मॉल डिफॉर्मेशन एज कम्पेयर टू द अदर डायमेंशन ऑफ द बॉडी। तो इस बॉडी को हम ट्रीट करेंगे एज अ रिजिड बॉडी, देन दिस बॉडी कैन बी ट्रीटेड एज अ रिजिड बॉडी, ओनली देन दिस बॉडी कैन बी कंसीडर्ड और ट्रीटेड। अब यहाँ पे ट्रीटेड लिख दो, कैन बी ट्रीटेड एज रिजिड बॉडी, राइट। जो नेग्लिजिबल चीज है ना वो हम सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन में बात करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास मान लो 1 लाख रुपए है, और उस 1 लाख रुपए में से अगर जो 1 रुपया भी तुम्हारा खो जाता है या फिर तुम यूज कर लेते हो तो आपको उसका फर्क नहीं पड़ेगा। पर किसी और इंसान के पास अगर जो 10 रुपए है और उस 10 रुपए से 1 रुपीज अगर जो कहीं छूट जाए या फिर वो खर्च कर जाए तो वो वहां पे फर्क आ जाता है, राइट। पर वही इसलिए बोलते हैं कि नेग्लिजिबल जो है वो एब्सोल्यूट टर्म नहीं है, इट इज कंपेरेबल। हमारे को हमेशा कंपेयर करके बात करनी पड़ेगी इसमें। तो हमने यहाँ पे रिजिड बॉडी के केस में क्या बोला, हमने रिजिड बॉडी के केस में बोला कि हमने बोला कि ये इन रियल वर्ल्ड में तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, पर हम ऐसा मान सकते हैं क्योंकि जो डिफॉर्मेशन है वो बहुत ही ज्यादा छोटी है, राइट। दूसरा दूसरा जो वर्ड है दैट इज कॉन्टिन्यू। कॉन्टिन्यूम का मतलब ही क्या होता है, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, राइट। वैसे कॉन्टिन्यूम का मतलब क्या होता है, आप फ्लूइड मैकेनिक्स में भी इसको पढ़ोगे, पर कॉन्टिन्यूम का मतलब है कि कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, यानी मास का कॉन्टिन्यूटी में डिस्ट्रीब्यूट होना, राइट। अब दे आर द 3 स्टेट्स, एक होता है सॉलिड, राइट, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड, ये रफ वर्क है, और एक होता है गैस। जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ना सॉलिड में, या फिर आप किसी लिक्विड में बात करो, राइट, या फिर आप गैसेस में बात करो, तो ये जो मॉलिक्यूल्स है या फिर एटम बोल लो, आपको इन सब के बीच में ना एक वॉइड यानी खाली स्थान दिखेगा, राइट। सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, और गैसेस में तो बहुत ज़्यादा, राइट, गैसेस में भी बहुत ज़्यादा। तो ये जो डिफरेंस है, ये जो इन दोनों के बीच का जो वॉइड है ना, इसकी वजह से हम ना सॉलिड को या फिर लिक्विड को या फिर गैसेस को हम उन्हें कंसीडर नहीं कर सकते एज अ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। इसमें हम इसको हम एज ट्रीट नहीं कर सकते एज अ कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, क्योंकि जो सॉलिड है वो भी बहुत हाईली पैक्ड होता है, स्टिल देयर इज अ वॉइड, राइट। लिक्विड में भी होते हैं पर सॉलिड से कम होते हैं, ठीक है, और गैसेस में तो उससे भी ज़्यादा होते हैं। सॉलिड जो सॉलिड में मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एडजेसेंट होते हैं, एक दूसरे के ना बिल्कुल पास पास होते हैं, लिक्विड में थोड़े से दूर होते हैं, और गैसेस में तो बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, राइट। तो इस वजह से बोले कि जो कॉन्टिन्यूम है ना, वो कॉन्टिन्यूम क्या बताना चाह रहा है आपको, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, हम जितने भी बात करेंगे ना वो सारी हाइपोथेटिकली कर रहे हैं, हम उसको आइडियलाइज कर रहे हैं, हम उसको प्रैक्टिस में लाने के लिए आइडियलाइज कर रहे हैं, ताकि हम जो एनालिसिस करें उसमें ईज आ जाए हमारे को। इवन इन सॉलिड मॉलिक्यूल्स, या फिर इवन इन सॉलिड adjacent molecules have some void space, या फिर empty बोलो, between them, between even in solid adjacent molecules have a some void space, that is empty space between them, thus solid cannot be treated as continuous distribution, treated as
continuum mass, right? Continuum mass, सॉलिड को हम एज अ कॉन्टिन्यूम नहीं कंसीडर कर सकते क्योंकि उसमें भी मॉलिक्यूल्स में जो एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स है ना उसमें भी जो वॉइड्स है, राइट? बट इफ बट इफ वी कंसीडर क्यों लिख रहे हैं, बट if the size of these voids as compared to other dimension of the body are very very small, then our system but if our system is मैक्रोस्कोपिक का मीन मतलब क्या है, जिसको देखने के लिए हमारे को माइक्रोस्कोप की जरूरत ना पड़े, दैट इज नोन एज द मैक्रोस्कोपिक. बट इफ आवर सिस्टम इज अ मैक्रोस्कोपिक देन वी कैन neglect these voids we can assume adjacent molecules are very close to each other, thus there is no void. Therefore we can treat the matter as continuous distribution of mass. Known as continuum, right? अगर जब हम इन वॉइड्स को ना कंपेयर करें, इन वॉइड्स को हम कंपेयर करें सॉलिड के रियल डायमेंशन के साथ यानी अदर डायमेंशन के साथ, तो ये वॉइड्स जो है ना वो बहुत छोटे छोटू से लाइक दिस, इतने छोटे जो कि आपको पता भी ना चले. तो हमने बोला कि अगर इसको कंपेयर कर लो तुम सॉलिड के जो डायमेंशन है उसके साथ, तो हम इसको एज अ कॉन्टिन्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास बोल सकते हैं और इस पूरी बॉडी को हम एज अ कॉन्टिन्यूम क्या बोलते हैं कंसीडर कर सकते हैं, राइट? अगला है बॉडी एज अ पार्टिकल. थर्ड वन है ना, बॉडी एज अ पार्टिकल. अच्छा, तो क्वेश्चन इज कि जो बॉडी है वो तो सर बोल रियल है और जो पार्टिकल है इट इज ऑल्सो रियल, राइट? तो क्वेश्चन यहाँ पे हाइपोथेटिकली या फिर आइडियलाइजेशन का कैसे आ गया? तो यहाँ पे ना एक और चीज है जो कि तुम देख नहीं पा रहे हो, दैट इज एज अ पार्टिकल. हम ना बॉडी को एज अ पार्टिकल कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि बॉडी क्या है बेसिकली, मान लो ये कोई बॉडी है सॉलिड, क्योंकि हम पूरी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में सॉलिड को ही ट्रीट करेंगे, ठीक है? सॉलिड पे ही हम बात करेंगे. तो इफ दिस इज अ बॉडी, इस बॉडी में ना इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, राइट? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिन सकते हो क्या? नहीं गिन सकते ना. तो बॉडी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सो बॉडी कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ पार्टिकल, राइट? बॉडी को हम एज अ ट्रीट नहीं कर सकते पार्टिकल को, ठीक है? बॉडी को हम ट्रीट नहीं कर सकते एज अ पार्टिकल. सो फिर ये हाइपोथेटिकली सो ये लिखा क्यों है कि हम बॉडी को एज अ पार्टिकल हम ट्रीट करेंगे? तो बॉडी को हम एज अ पार्टिकल ट्रीट तब करेंगे ना जब ना बॉडी का साइज वेरी निग्लिजिबल हो जाएगा एज कंपेयर टू द रेंज. और रेंज क्या होती है वो मैं तुम्हें बताऊंगा, राइट? तो अभी लिखते हैं कि इसको अगर मुझे लिखना होगा तो मैं कैसे लिखूंगा? बॉडी
can be treated as particle only if the size of the body if the size of the body if the size of the body is negligible with respect to its range, right? क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय रेंज, राइट? रेंज का क्या मतलब है? यहाँ पे बोला कि बॉडी कैन बी ट्रीटेड एज अ पार्टिकल ओनली इफ द साइज ऑफ द बॉडी इज नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेंज, ठीक है? तो मान लो कि एक ना क्रिकेट की बॉल है, राइट? ये क्रिकेट की बॉल है, राइट? अब जो बॉल है इसका जो डाया है वो कितना होता है? 5 to 6 सेंटीमीटर ही होगा, राइट? बहुत छोटा होगा। और आप स्टेडियम में बैठे हो, राइट? आप स्टेडियम में बैठे और आपको यहाँ पे, राइट, यहाँ पे हो आप, राइट, स्टेडियम पे, और आप इसको, तुम्हारे ये बाल है, राइट, और आप देख रहे हो इस बॉल को, और इस बॉल को देखने की जो डिस्टेंस है ना आपकी, दैट इज अराउंड 200 मीटर, चलो मान 200 मीटर है, राइट? तो इस बॉल, ये जो बॉल है ये एज अ बॉडी, राइट? और इस बॉडी को एज अ पार्टिकल ट्रीट करने के लिए, एज अ पार्टिकल ट्रीट करने के लिए इस बॉडी के साइज को ना नेग्लिजिबल होना पड़ेगा, इसको कम, बहुत कम होना पड़ेगा एज कंपेयर टू द, ये क्या है? इट्स अ रेंज, राइट? इस रेंज के कंपैरिजन में इस रेंज के कंपैरिजन में इस बॉडी का जो साइज है दैट इज वेरी लेस, राइट? तो आप जब यहाँ से देखोगे ना तो आप बोलोगे सर ये तो जो ये वाला पार्टिकल है, जो ये वाला पार्टिकल है और ये वाला पार्टिकल है, उन दोनों में आप डिफरेंस नहीं बता पाओगे। आप बोलोगे कि ये जो पार्टिकल है ना सेम ही तो है, एक पॉइंट की तरह तो दिख रहा है, बिल्कुल छोटू से दिख रहे होंगे आपको। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि तुम बाहर बैठे हो रात को और तुम ऊपर को देख रहे हो, ये लेटे हुए हो तुम, और तुमने ऊपर देखे, ऊपर क्या देखे तुमने? तुमने देखे छोटे छोटे से स्टार्स, राइट? ये क्या है? स्टार्स। और आपको ये स्टार्स एज अ पार्टिकल दिख रहे हैं, राइट? क्योंकि आपकी और इन दोनों के बीच की जो रेंज है ना, एज एन ऑब्जर्वर, अगर जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो इसको, और ऑब्जर्वर की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द बॉडी इज वेरी वेरी, बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा एज कम्पेयर टू द बॉडी का साइज है, कंपेरिजन में बात करते हैं ना हम जैसे, तो जो रेंज है, जो भी रेंज है दैट इज वेरी मच, बहुत ज्यादा रेंज है। तो आपको ये बिल्कुल एक पार्टिकल, वैसे है तो नहीं, स्टार्स तो बहुत बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखने में आपको बहुत छोटे लगेंगे। तो दैट इज व्हाट आई एम कॉलिंग कि ये रेंज है। तो हम उस टाइम पे, यानी इस प्रेजेंट सिचुएशन में हम बॉडी को एज अ पार्टिकल ट्रीट करेंगे, ठीक है? एज अ पार्टिकल ट्रीट करेंगे। तो यही चीज मैं आपको बोलना चाह रहा था कि बॉडी को आप एज अ पार्टिकल ट्रीट कब करोगे? बॉडी को आप पार्टिकल तब ट्रीट करोगे जब बॉडी की जो रेंज है, जब बॉडी की जो साइज है दैट इज वेरी नेग्लिजिबल विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेंज। अब तुमने बहुत दूर से कुछ देखा तो वो तुम्हें पॉइंट ही ना नजर आएगा, वो पॉइंट ही नजर आएगा, तो उसको तुम ऐसे बोलोगे कि बॉडी है, नहीं, उसको आप एज अ पार्टिकल ट्रीट कर सकते हो, ठीक है? तो यही है इसका मतलब, और यही 3-4 है इसकी जो आइडियलाइजेशन है और जो कॉन्सेप्ट यूज होंगे हमारे, राइट? पहला कौन सा था? रिजिड बॉडी। अ बॉडी कैन बी ट्रीटेड एज अ रिजिड ओनली एंड ओनली अगर जो उसकी अदर डायमेंशन विल बी वेरी वेरी बिग एज कम्पेयर टू द डिफॉर्मेशन। यहाँ का जो डिफॉर्मेशन है दैट इज वेरी लाइट, बहुत छोटा। मान लो किसी बॉडी में तुमने पिन छुआ दी, तो क्या उसके डिफॉर्मेशन को तुम कैलकुलेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो उसको हम एज अ रिजिड बॉडी ही करते हैं। पर इस यूनिवर्स में ऐसा कोई भी बॉडी नहीं है जो कि डिफॉर्म ना हो, हर एक बॉडी डिफॉर्म होती है, राइट? और कोई भी बॉडी कॉन्टिन्यूम भी नहीं होती। पर अब ऐसी अजम्पशन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में लेते हैं कि हर बॉडी को हम एज अ कॉन्टिन्यूम ट्रीट कर सकते हैं। बेशक उसकी जो मॉलिक्यूल्स में है वो बीच में वॉइड्स है, पर स्टिल हम उसको क्या करते हैं? एज अ कॉन्टिन्यूम ट्रीट करते हैं। हम ये मानते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स है ना, ये वाला मॉलिक्यूल्स है वो बिल्कुल इसके साथ सटा हुआ है, ये भी इसके साथ सटा हुआ है, ये भी इसके साथ सटा हुआ है, तो एज अ कॉन्टिन्यूम मानते हैं। बट इन रियलिटी में तो इनमें गैप है ना, इसमें तो गैप है। तो इस वजह से क्या है कि हम हर एक बॉडी को कॉन्टिन्यूम मान रहे हैं इंजीनियरिंग में, ये अजम्पशन है हमारी, राइट? और लास्ट वन इज बॉडी एज अ पार्टिकल। ये तो अच्छे से समझ ही आ गया होगा आपको कि बॉडी को हम एज अ पार्टिकल कब ट्रीट करेंगे? जब बॉडी का जो साइज है दैट इज वेरी वेरी लेस एज कम्पेयर टू द रेंज, राइट? आगे हम सिलेबस करते हैं इसका। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो सिलेबस है उसको पढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द क्लासिफिकेशन और द सिलेबस ऑफ द मैकेनिक्स। क्लासिफिकेशन, राइट? तो मैकेनिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट क्या है? फर्स्ट पार्ट है सॉलिड्स, राइट? और सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट इज सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स।
राइट। सॉलिड्स में हम क्या पढ़ेंगे, द स्टैटिक्स एंड द डायनेमिक्स। और डायनेमिक्स जैसे कि पहले बताया कि दे आर द टू वेज टू स्टडी द डायनेमिक्स, फर्स्ट इज काइनेमेटिक्स एंड द अदर इज काइनेटिक्स। सॉलिड में भी हम दो ही पढ़ेंगे, फर्स्ट इज सॉलिड, ओहो फर्स्ट इज स्टैटिक्स, फर्स्ट इज स्टैटिक्स एंड द अदर वन इज डायनेमिक्स। और ये सेम चीज फॉलो हो रही है फ्लूइड में भी। फ्लूइड में भी हम एक स्टैटिक्स पढ़ते हैं और डायनेमिक्स पढ़ते हैं, राइट। और डायनेमिक इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, राइट। और डायनेमिक्स में भी हम, फ्लूइड की डायनेमिक्स में भी हम क्या पढ़ते हैं, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, राइट। ये रफ वर्क है, ये आपको समझाने के लिए यहाँ पे, राइट। मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, पहला दैट इज रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी पढ़ते हैं मैकेनिक्स में। और मैकेनिक्स में दूसरा क्या पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लिख दो ना यहाँ पे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। दूसरा है डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है, जिसकी जो डिफॉर्मेशन है वो बहुत ही स्मॉल है एज कम्पेयर टू द अदर डायमेंशंस, राइट। और अगर वो बॉडी को हम एज ट्रीट कर सकते हैं एज अ रिजिड बॉडी। इन अदर केस डिफॉर्मेबल बॉडी क्या हो गया, इसका ऑपोजिट, जो कि डिफॉर्म हो रही है, जिसका जो साइज है ऑफ द डिफॉर्मेशन वो बड़ा है एज कम्पेयर टू द अदर डायमेंशंस, तो उसको डिफॉर्मेबल बोलेंगे। दूसरा, डिफॉर्मेबल बॉडीज में दो वे से हम पढ़ सकते हैं। पहला दैट इज द सॉलिड्स, डिफॉर्म वो वाले सॉलिड्स जो कि डिफॉर्म हो रहे हैं। और फ्लूइड्स, फ्लूइड्स में दो होते हैं, ऐसा मैं समझना है कि ये लिक्विड ही है, इसमें गैसेस भी आती है, राइट। इसमें एक फ्लो प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से इन्हें फ्लूइड्स कहा जाता है, राइट। हमारे सिलेबस में क्या क्या है और दूसरे के सिलेबस में क्या है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी जान लो। जो डिफॉर्मेबल बॉडी है ना, ये वाला पार्ट है जो डिफॉर्मेबल बॉडी है, डिफॉर्मेबल बॉडी का जो सॉलिड्स का पार्ट है, स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स, राइट। जो डिफॉर्मेबल बॉडी का सॉलिड वाला पार्ट है ना, उसका जो स्टैटिक्स है वो हम पढ़ते हैं सोम में। और जो फ्लूइड का ये सारा पार्ट है ना, ये हम पढ़ते हैं फ्लूइड्स मैकेनिक्स में, राइट। एक सब्जेक्ट है ना आपके फ्लूइड मैकेनिक्स, तो ये हम पढ़ते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में, राइट। और जो इंजीनियर मैकेनिक्स का रिजिड बॉडी वाला पार्ट है ना, ये सारा स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, ये सारी स्टडी होती है हमारी इंजीनियर मैकेनिक्स में। और क्या बच गया, हमारा बच गया डायनेमिक्स, राइट। जो डायनेमिक, जो सॉलिड्स का डायनेमिक और काइनेमेटिक्स है ना, ये सारा हम पढ़ेंगे किसमें, इंजीनियर मैकेनिक्स में, राइट। ये रफ वर्क है अभी सारा, अभी मैं सिलेबस लिखाऊंगा। तो जितने भी, तो आपको क्या दिख रहे हैं, आपको दिख रहा है कि दे आर द थ्री मेजर स्टडीज जो हमको करनी है। पहली क्या है, रिजिड बॉडी की स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स। और हमें पढ़नी है किसकी, इंजीनियर मैकेनिक्स में स्टैटिक्स एंड स्टैटिक्स तो सोम में आएगी, लेकिन हमें पढ़नी इंजीनियर मैकेनिक्स की डिफॉर्मेबल बॉडी की सॉलिड्स की डायनेमिक्स, राइट। फ्लूइड्स तो हमारे सिलेबस में आता नहीं, तो दे आर द थ्री मेजर, यहाँ पे लिख सकते हैं थ्री मेजर स्टडीज, राइट। पहली क्या है हमारी, दैट इज द, यहाँ पे देख लो, पहली क्या है हमारी, सॉलिड्स ऑफ अ रिजिड बॉडी। हमें क्या पढ़नी है, स्टैटिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी, हमें पढ़नी है स्टैटिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी। यहाँ पे लिख देते हैं स्टैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, राइट। ये हमारी पहली स्टडी है, स्टैटिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी। इसमें क्या आएगा, फर्स्ट पढ़ना है हमको फोर्स, राइट। सेकंड पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स। थर्ड वेक्टर, फोर्थ टॉर्क, फिफ्थ बेसिक, नहीं फोर्थ में नहीं, हम फिफ्थ में पढ़ेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ, राइट, ऑफ मोशन। और सिक्स्थ हम पढ़ेंगे द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये आगे भी यूज होगा, तो ई क्यू रेज टू द पावर एम, राइट। इक्विलिब्रियम को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। और सेवेंथ इज एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, राइट। हाँ वो गलती होगी, इससे देख लेना इक्विलिब्रियम वाली। एट इज प्रिंसिपल, अच्छा सॉरी, एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में हम क्या पढ़ेंगे, टू फोर्स
इक्विलिब्रियम एंड 3 फोर्स इक्विलिब्रियम, राइट। 8th होगा हमारा प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। और जो 9th है, 9th विल बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रोइड, राइट। तो ये हमारा सिलेबस है। इस सिलेबस में क्या है, हमें पढ़ना है स्टैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, राइट। स्टैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, स्टैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, स्टैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। और साथ में हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है, यहां पे देख लो, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। अभी हमने क्या पढ़ा, स्टैटिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। अब पढ़ना है हमें डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी, डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी। डायनेमिक्स ऑफ रिजिड बॉडी में क्या है, फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं हमें, सेकंड रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, राइट। और रेक्टिलिनियर मोशन भी हमें 2 वे से पढ़ सकते हैं, फर्स्ट काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, थर्ड वन इज द सर्कुलर मोशन। ये भी हमें 2 तरीके से पढ़ने हैं, दैट इज काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स। सेम फॉलो कर लेना, सेम लिख लेना, राइट। फोर्थ विल बी रोटेशन, रोटेशन। और रोटेशन भी हमें कैसे पढ़ना है, 2 वे से, फर्स्ट काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स, एंड जो दूसरा है वो काइनेटिक्स। आप अच्छी राइटिंग में लिखना, ठीक है। और फिफ्थ क्या है, रोलिंग। रोलिंग आपको सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक्स ही पढ़ाया जाएगा, काइनेमेटिक्स ही पढ़ाया जाएगा, राइट। काइनेमेटिक्स ओनली। आपके सिलेबस में यही है, राइट। और जो 3 साल पहले एडअप हुआ था ना हमारे सिलेबस में, फर्स्ट स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, और यहाँ पे और देखो क्या है, अब क्या बच गया हमारे पास, बच गया डायनेमिक्स ऑफ अ डिफॉर्मेबल बॉडी, डायनेमिक्स ऑफ अ डिफॉर्मेबल बॉडी, ऑफ डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी, राइट। लिख लेना इसको ऊपर, है ना, यहाँ पे जगह नहीं है। डिफॉर्मेबल बॉडी, फर्स्ट क्या है, इसमें हमें क्या पढ़ना है, फ्री वाइब्रेशन विदाउट डैम्पिंग ऑफ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम, राइट। तो ये है हमारा सिलेबस मैकेनिक्स का, जो हमारे काम आएगा। क्या क्या है इसमें, द स्टैटिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी, डायनेमिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी एंड डायनेमिक्स ऑफ अ डिफॉर्मेबल बॉडी, जिसमें कि ये अभी ये एग्जामिनर इससे पूछता है क्वेश्चन, फ्री वाइब्रेशन विदाउट डैम्पिंग ऑफ 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ सिस्टम, ये वहां पे पता लग जाएगा आपको जब आप पढ़ोगे। और डायनेमिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी, इसमें रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशन और रोलिंग में सिर्फ काइनेमेटिक्स होंगे, राइट। हमारे सिलेबस में यही है। और स्टैटिक्स ऑफ अ रिजिड बॉडी में क्या है, फोर्सेस, डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, वेक्टर, टॉर्क, न्यूटन के फर्स्ट लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ। इसमें मैंने न्यूटन का सेकंड लॉ क्यों नहीं लगाया, क्यों नहीं लिखा मैंने इसको, क्योंकि न्यूटन का सेकंड लॉ ना हम स्टैटिक्स में नहीं पढ़ते, हम डायनेमिक्स में पढ़ते हैं, राइट। इसलिए नहीं मैंने लिखा, इसलिए हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन करेंगे। यहाँ पे हम न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ेंगे, पर यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये 2 मोशन ही पढ़ेंगे। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, एडवांस कॉन्सेप्ट्स ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, जहाँ पे आप पढ़ोगे 2 फोर्स इक्विलिब्रियम, 3 फोर्स इक्विलिब्रियम, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास और सेंट्रॉइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। यहाँ पे CM लिख देना, राइट, CM, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉइड। फिर रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशन, रोलिंग, ये सब किस में आते हैं, काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड काइनेमेटिक्स एंड काइनेटिक्स। तो ये हमारा सिलेबस है। आपको लेक्चर को कंटिन्यू करना है तभी, अगर जो आप इस सिलेबस से बिल्कुल आपने ये सिलेबस देख लिया और आपकी
पेपर में भी यही सिलेबस आ रहा है, वरना कंटिन्यू मत करना, वरना आगे आगे फॉरवर्ड करके वीडियो देख लेना जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझना है, ये वाला कॉन्सेप्ट मुझे समझना है। पर वैसे मैं बता रहा हूँ कॉन्टिन्यूटी में ही आपको चीज़ें समझ आएगी, बीच बीच से उठा के आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, राइट। तो वो आपकी मर्जी, आपने देखने नहीं देखने, इट्स योर चॉइस। तो दिस ये हमारा सिलेबस है जो कि मैंने रफ वर्क में बताया आपको, राइट। बहुत ज़्यादा क्लटर हो गया, राइट। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में क्या है, दो ब्रांचेज है, दैट इज द रिजिड बॉडी। दो ब्रांचेज है, क्या है, पहली तो रिजिड बॉडी है और दूसरी डिफॉर्मेबल बॉडी है। रिजिड बॉडी के बारे में आपको पता है, ठीक है। डिफॉर्मेबल बॉडी वो होगी जो रिजिड बॉडी नहीं है, एंड दे आर बीन टू वेज, जैसे कि सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स। एंड सॉलिड्स कैन बी स्टडी इनटू टू वेज, द स्टैटिक्स एंड द डायनेमिक्स। द स्टैटिक पोर्शन विल कवर्ड इन सोम, राइट, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, or the second one is fluid statics and dynamics. This all will be covered in fluid mechanics, right। एक सब्जेक्ट पढ़ते हो ना फ्लूइड मैकेनिक्स, उसमें आ जाएगा ऐसा। बाकी क्लासिफिकेशन तो आपको पता ही है, ये सब कुछ है, स्टैटिक, डायनेमिक्स, काइनेमेटिक्स हो गए। विद यहाँ पे पता ही है ना काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स क्या होता है, अभी तो पढ़ा है ऊपर, राइट। तो ये सारी चीज़ें जो आपको पढ़नी है, राइट। बाकी आगे आज जो हम शुरू करने वाले हैं दैट इज फोर्स। तो फोर्स से शुरू करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी आवर फर्स्ट टॉपिक दैट इज फोर्स। बहुत लोग यहाँ पे ये समझेंगे कि फोर्स, सर हम तो एज ए सिविल इंजीनियर हमें तो फोर्स के बारे में पता है। पर अभी मैं बता रहा हूँ ना, अभी तुम पढ़ोगे तो तुम्हें पता नहीं होगा कि ये भी चीज़ होती है कि नहीं। हम फोर्स को डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज डिफाइन एज द एक्शन ऑफ वन बॉडी टू अदर बॉडी। क्या लिखा है यहाँ पे? हाउ द फोर्स कैन बी डिफाइंड? इट इज डिफाइंड एज द एक्शन ऑफ वन बॉडी टू अदर बॉडी इज नोन एज फोर्स। इसको हम सिंपली भाषा में फोर्स बोलते हैं, राइट। सबको पता है कि फोर्स क्या है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। सो इट मे हैविंग टू थिंग्स। फर्स्ट is the magnitude and the other is direction, right। कोई भी फोर्स होगी मैग्नीट्यूड, फॉर एग्जांपल 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, राइट। डायरेक्शन जैसे कि प्लस पॉजिटिव एक्स माइनस वाई, ये होती है डायरेक्शन, प्लस एक्स प्लस वाई ऑपोजिट, राइट। सो दीज आर द डायरेक्शन। सेकेंड वन इज द यूनिट्स। What are the units of force? That is Newton, right। अब कई बच्चे बोलेंगे कि why you are representing Newton like this? क्योंकि हम ना इस इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में एक और चीज पढ़ते हैं। इसका जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन है वो बेसिकली क्या है? वो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन तो n है, बट हम यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी पढ़ते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। दैट्स वाई बच्चे कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसको मैं न्यूटन लिखूंगा फॉर द एंटायर कोर्स, ठीक है। ये बात यहाँ पे रख लो याद कि हम एंटायर कोर्स के लिए इसको एंटी से रिप्रेजेंट करेंगे इंस्पाइड ऑफ इससे, या तो हम न्यूटन कर सकते हैं, वो ज़्यादा कंफ्यूजन है, ठीक है। इसलिए हम इसको न्यूटन ही एंटी लिखेंगे फॉर द एंटायर कोर्स। आई विल रिप्रेजेंट न्यूटन एज एंटी फॉर द एंटायर कोर्स, राइट, फॉर द एंटायर कोर्स। The second is to analyze the force. Three things are required, right। ये three things क्या है? Three things है। First is its magnitude. Second is its direction. And third is its point of application. मैग्नीट्यूड तो पता है ना आपको, फॉर एग्जाम्पल 4 न्यूटन 5 न्यूटन, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। किसी बॉडी का दूसरी बॉडी पे लगने वाला कितना फोर्स है, वो 4 न्यूटन है या वो 5 न्यूटन है ना।
डायरेक्शन आपको मैंने यहाँ पे बता दी, पॉजिटिव एक्स पे है या माइनस वाई पे है. वट इज द डायरेक्शन, इंक्लाइन हो सकती है, वट इज द डायरेक्शन. पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन अंडरस्टैंड करने के लिए आप एक एग्जाम्पल से समझो. फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है विच इज बींग हिंज्ड, राइट, विच इज बींग हिंज्ड. और हिंज क्या होता है, इसमें ये अलाउ करता है रोटेशन को, राइट. बाकी और सारी जगह से हमारे को सपोर्ट देता है, ऊपरली साइड को भी, नीचे को भी, बट ये रोटेशन को कभी सपोर्ट नहीं करता है. इसको बोलते हैं हम हिंज्ड. मान लो 4 न्यूटन का फोर्स है, इसके एंड पे लग रहा है. 4 न्यूटन का फोर्स इसके एंड पे लग रहा है, लाइक दिस इज अ फोर्स. इसके जैसी एक और बॉडी है, सिमिलर बॉडी, राइट, वो भी ऐसे ही कनेक्टेड है. बट जो फोर्स की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ना, ये इस पॉइंट पे लग रही है. ये भी याद रखना, ये जो फोर्स है ये इस पॉइंट पे लग रही है या इस पार्टिकल पे लग रही है, राइट. अब सिमिलरली ये फोर्स सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन पे लगने वाला यही फोर्स मान लो इसके इस पॉइंट पे लग रहा है. दिस इज 4 न्यूटन फोर्स, राइट. बट द इफेक्ट ऑफ दीज फोर्स बिकॉज ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इन दोनों की जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है ना वो डिफरेंट पार्टिकल्स पे लग रही है. इस वजह से जो इन दोनों का इफेक्ट होगा ना, या लिख सकते हैं द इफेक्ट of 4 Newton force on both the bodies will be different, right. आपको ये समझ आ गया कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के कितना इंपॉर्टेंस है. अगर जी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेम पॉइंट पे होती तो देयर विल बी नो डिफरेंस, राइट. बॉडी तो सेम है, फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी सेम है, बट पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जो है दैट इज डिफरेंट, राइट. और एनी फोर्स टू बी रियल, नाउ वी आर, हम आगे बढ़ रहे हैं. फॉर एनी फोर्स टू एग्जिस्ट, फॉर एनी फोर्स टू एग्जिस्ट मिनिमम 2 बॉडीज रिक्वायर्ड, राइट. 2 बॉडी रिक्वायर्ड होती है. फर्स्ट 1 बॉडी एंड द अदर बॉडी. वन बॉडी क्या है, विच इज अप्लाइंग द फोर्स, एंड द सेकेंड बॉडी इज ऑन विच फोर्स इज बीइंग अप्लाइड. द फोर्स फॉर एनी बॉडी, यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर एनी बॉडी, फॉर एनी फोर्स टू एग्जिस्ट, राइट, बॉडी नहीं, फॉर एनी फोर्स टू एग्जिट मिनिमम 2 बॉडी इज रिक्वायर्ड. पहली बॉडी क्या है, जो फोर्स लगा रही है, और दूसरी बॉडी क्या है, जिस पे फोर्स लग रहा है, राइट. 2 फोर्स होना बहुत ज़्यादा जरूरी है. और जो ऐसी फोर्स नहीं होती दे आर नोन एज अ सूडो फोर्स, राइट. और जो इसके ऑपोजिट है दैट विल नोन एज अ सूडो फोर्स. तो यहाँ पे नोट करके लिख सकते हैं, नोट फॉर एनी फोर्स टू एग्जिस्ट 2 बॉडी आर रिक्वायर्ड, 1 बॉडी एंड अनदर बॉडी. इफ, यहाँ पे लिखते हैं if the force is applied in FBD is known as free body diagram, if the force is applied in free body diagram and the other force and the other body is absent, या फिर इफ देर इज नो अदर बॉडी, एब्सेंट नहीं होगा, इफ एंड द, यहां पे ये द है, राइट, एंड द अदर बॉडी, एंड द अदर बॉडी, एंड द अदर बॉडी नहीं, एंड देर इज नो बॉडी, एंड देर इज नो बॉडी which is applying the force, then that force is known as pseudo force. इसे सूडो फोर्स बोल सकते हैं, आप इमेजिनरी फोर्स बोल सकते हैं, राइट. आप सूडो फोर्स, इमेजिनरी फोर्स, या फिर आप बोल दो आर्टिफिशियल फोर्स, राइट. एंड आर्टिफिशियल फोर्स, राइट, आप ये बोल सकते हैं.
यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इफ द फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं ना, मान लो कोई फोर्स अप्लाई, फॉर एग्जांपल सेंटीपीटल फोर्स आपने पढ़ा होगा, राइट। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ द सूडो फोर्स एंड इमेजिनरी आर्टिफिशियल फोर्स। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, हमने फोर्स के बारे में पढ़ा। हमने फर्स्ट टॉपिक अपना क्लियर किया कि फोर्स होती क्या है बेसिकली। कोई तुमसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय द फोर्स, तो फोर्स इज बेसिकली क्या है, इट्स एन एक्शन ऑफ वन बॉडी टू अदर बॉडी। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, इट हैविंग टू थिंग्स, दैट इज फर्स्ट इज द मैग्नीट्यूड एंड द अदर इज द डायरेक्शन, राइट। एंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आपको मैंने बता दिया क्या होता है। यूनिट्स क्या होते हैं फोर्स के, दैट इज न्यूटन बाबा। और न्यूटन बाबा को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वी विल बी रिप्रेजेंटिंग न्यूटन एज एन टी, ठीक है, नॉट एन। एन से हम रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, क्यों, बिकॉज एक नॉर्मल रिएक्शन होती है, उसका भी जो सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन होता है दैट इज ऑल्सो सेम, राइट। So in the entire course of the engineering mechanics, I will be representing Newton as NT. मैं NT से रिप्रेजेंट करूंगा न्यूटन को, ठीक है। बाद में बोला कि एनालाइज द फोर्स, और फोर्स को अगर एनालाइज करना है ना, देन वी नीड्स थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड, थ्री मेजर थिंग्स आर रिक्वायर्ड। पहली क्या है, द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन। द सेकंड क्या है, द मैग्नीट्यूड, एंड द थर्ड इज द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वेयर द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स इज बीइंग अप्लाइड, राइट। एंड इफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज बीइंग चेंज्ड लाइक दिस, यहाँ पे जैसे चेंज किया है, the effect of the, for example, the effect of that force will be different for the body, right। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के लिए बोलते हैं, ये भी एक टॉपिक ही है, राइट। आप अपने अच्छे हैंड राइटिंग में लिखना, इसको अच्छे से हाईलाइट करके लिखना कि फॉर एनी फोर्स टू एग्जिस्ट, एग्जिट, ओहो यहाँ पे एग्जिट, फॉर एनी फोर्स, यहाँ पे मैं इसको काट के लिख देता हूँ, फॉर एनी फोर्स टू एग्जिस्ट, राइट, मैंने एग्जिट लिख दिया था। फॉर एनी फोर्स टू एग्जिस्ट, टू बॉडी, मिनिमम टू बॉडी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। फर्स्ट इज वन बॉडी एंड द अदर बॉडी, वन बॉडी जो कि फोर्स लगा रहा है, अदर बॉडी जिस पे फोर्स लग रहा है। और अगर जी वहाँ पे वो जो बॉडी है, इफ द फोर्स अप्लाइंग बाय सम बॉडी इज नॉट ओवर देयर, तो उसका मतलब क्या है, वो जो बॉडी है, वो जो फोर्स है, दैट इज सूडो फोर्स, राइट। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, दैट इज द डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, राइट। यहाँ पे क्या है, सूडो फोर्सेस सेंटीमीटर, सूडो फोर्स सेंटीमीटर नहीं लिखो, इसको यहाँ से हटा दो। सेंटीमीटर तो अलॉन्ग द रेडियस होता है ना, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द रेडियस होता है, सेंट्रीफ्यूगल लिखना है यहाँ पे, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स। कैसे लिख लो, मोस्ट फ्रीक्वेंटली appearing in engineering mechanics, right। मोस्ट फ्रीक्वेंटली appearing in engineering mechanics। तो हम कौन सी पढ़ने अभी स्टार्टिंग में, दैट इज द वेट। फर्स्ट विल बी द वेट, W इज इक्वल्स टू mg। अब ये हर बच्चा जानता है व्हाट डू यू मीन बाय द फोर्स, राइट। अभी हमने पढ़ा, तो जो फोर्स है, इट उसके पास दो बॉडीज होनी चाहिए, राइट। टू मिनिमम बॉडीज शुड बी देयर, एक जिसपे जो फोर्स लगा रहा है, दूसरा जो जिसपे फोर्स लग रहा है, सो देयर शुड बी मिनिमम टू बॉडीज। तो वेट को कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, बेसिकली जो हमारे पास है ना, हमारी प्रॉपर्टी क्या है, एक इंडिविजुअल बॉडी की प्रॉपर्टी क्या होती है, दैट इज ओनली द मास, मास विल बी द इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। पर जो ग्रेविटी है ना, दैट इज गिवन बाय द अर्थ। जो ग्रेविटी है वो आपको अर्थ दे रही है, और अर्थ कैसे दे रही है, अर्थ आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो दे रही है, और आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वो एक्ट कर रही है। जो जी है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दैट इज ड्यू टू द अर्थ। एज अ ऑब्जर्वर हम अर्थ पे रहते हैं, तो अर्थ हमारे को फ्लैट ही दिखती है, राइट। है वो पूरा ओवल, बट हमें वो जो दिखती है दैट इज फ्लैट, क्योंकि उसका जो रेडियस है दैट इज 6400, राइट। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम वेट को कैसे बता सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज, it is defined as the force acting on a body due to acting on a body by the earth, acting on a body by the earth due to its gravitational फील्ड, राइट। अब वेट की बात करेंगे हम, तो हमें क्या पता है,
इट्स अ फोर्स, सबसे पहली बात ये एक फोर्स है जो किसी बॉडी पे एक्ट कर रही है, और हमें लगा कौन रहा है हमारे ऊपर, दैट इज अर्थ, ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर जब वहीं पे मैं बोलूँ कोई मैग्नेट है, तो मैग्नेट का क्या हो जाएगा, एक मैग्नेटिक फील्ड होगी, किसी चार्ज की क्या होगी, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। वैसे इट्स अ ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट। जो वेट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी भी बॉडी पे लगने वाला वेट, सबसे पहली बात कि इट्स नॉट अ सरफेस फोर्स, राइट। ये सरफेस पे हो या फिर वो इंक्लाइन पे हो, अब ये एग्जाम्पल है, या फिर वो एयर में हो, आप ग्रेविटेशनल फील्ड में तो है ना, ये हमेशा आप पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है, राइट। दिस इज योर वेट mg, हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड, एग्जैक्टली वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी हमारे ऊपर। इट्स नॉट अ सरफेस फोर्स, ये एक सरफेस फोर्स तो है नहीं, राइट, कि इससे कॉन्टैक्ट चाहिए, ये तो ऐसे ही एक्ट करेगी ग्रेविटेशनल फोर्स पे। तो हम इसको बोल सकते हैं कि वेट ऑफ द बॉडी acts at a point known as center of gravity, center of gravity, and always in downward direction, in downward direction. So the direction is very important, right? Or the value of g, what is the value of g, that is 9.81 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। ये वैल्यू हमेशा ना पूरी लिखनी है, 9.81, डू नॉट राइट 9.8, ऑलवेज राइट 9.81 विद द यूनिट्स। तो वैल्यू ऑफ जी पता लग गई, तो आपको वेट के बारे में क्या पता चलेगा कि इट इज डिफाइंड एज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी बाय द अर्थ ड्यू टू इट्स ग्रेविटेशनल फील्ड, एक ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से जो हमारे ऊपर पुल लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल जो तुम अर्थ के बाहर चले जाओ, राइट, ऑन अ मून, तो वहां पे भी तो जी एक्ट होगा, राइट, पर वहां का जी क्या होता है, दैट इज g/6, राइट। तो आपकी जो वेट है दैट इज ड्यू टू द ग्रेविटी जो अर्थ आपके ऊपर लगा रही है, इसी वजह से आपका वेट है। अदरवाइज तो आप मासलेस हो, आप तो वेटलेस हो, सॉरी मासलेस तो कभी हो नहीं सकते आप, राइट। मास कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, आप तो वेटलेस हो। अगर जो आपके पास आप अगर जो आपसे कोई पूछे कि वेयर इज योर वेट एक्टिंग, तो वो कहाँ करेगा, वो दैट विल एक्ट ऑन अ सेंटर ऑफ अ ग्रेविटी, राइट। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट फोर्स जो पढ़नी है हमें को, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। सेकेंड वन इज नॉर्मल reaction. It's a surface force. It's a surface force. For this force to exist, surface contact is necessary, right? Normal reaction, it's a reaction, it's a surface force। पहली बात तो ये surface force है, right? इसका फर्स्ट पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट इज द बेसिक, द रूट, the root cause of this force is pressing effect, is pressing effect between the body and the surface। यहां पे जो आपको चीज दिख रही है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द दिस प्रेसिंग इफेक्ट। दैट इज दिस, ये जो प्रेसिंग इफेक्ट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली है क्या, ये एक सरफेस फोर्स है। फॉर दिस फोर्स टू एग्जिस्ट, इस फोर्स को रियलिटी में आने के लिए ना सरफेस का कॉन्टैक्ट इज नेसेसरी। और इसका जो रूट कॉज है ना ऑफ दिस फोर्स, दैट इज द प्रेसिंग इफेक्ट। किस किस के बीच, द बॉडी एंड द सरफेस के बीच, राइट। द बॉडी एंड द सरफेस के बीच प्रेसिंग इफेक्ट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल मान लो ये तुम्हारा फेस है, मान लो दिस इज योर फेस, राइट, और तुमने एक इंक्लाइन फोर्स लगा दी, इसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा क्या वो प्रेसिंग इफेक्ट देगा, तो नहीं, ये नहीं देगा। पर इसका जो नॉर्मल है ना, वो एक प्रेसिंग इफेक्ट देगा आपको।
राइट, और तुम्हारे को पता चलेगा यहाँ पे जैसे ना तुम्हारे गड्ढा हो गया क्योंकि तुमने एक प्रेस किया उसको, राइट। ड्यू टू दिस प्रेसिंग इफेक्ट एक नॉर्मल रिएक्शन आएगा, एंड दिस नॉर्मल रिएक्शन इज एन, ये तुम्हारा फेस है, राइट, ये समझ लो। तो ये जो प्रेसिंग इफेक्ट है ना, दैट इज द रूट कॉज ऑफ, दैट इज द रूट कॉज ऑफ दिस नॉर्मल रिएक्शन। इसका जो रूट कॉज है दैट इज द नॉर्मल रिएक्शन, राइट। अब हम पढ़ रहे हैं कि द डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी। तो यहां पे हम लिख सकते हैं, अगर हमें डायरेक्शन ही बतानी है, दैट इज थर्ड वन इज acts on the body by the surface exactly in the direction, ऐसे करके लिख दो, in the direction perpendicular to the surface, right। अगर ये डायरेक्शन हमें बतानी है कि हाउ द डायरेक्शन विल बी द नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ पे अगर जो मैं एग्जांपल से आपको बताऊं, तो मान लो कि ये एक सरफेस है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, राइट। ये सरफेस इन कांटेक्ट है, ये इसके साथ कांटेक्ट में है, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, एक वर्टिकल सरफेस है, और एक ऐसे करके, राइट। अब आप मुझे बताओगे या फिर खुद अपनी कॉपी में इसे बनाओ और इसके जो यहाँ से पॉइंट्स पढ़ के आप एक नॉर्मल रिएक्शन ड्रॉ करके बताओ। तो एक नॉर्मल रिएक्शन क्या है, यहाँ पे लिखा क्या है, अभी मैं बताता हूँ, अभी मैं बना लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ। सो दीज आर द नॉर्मल रिएक्शन। यहाँ पे लिखा है एक्ट ऑन द बॉडी, एक्ट ऑन द बॉडी बाय द सरफेस exactly in the direction perpendicular to the surface, in the direction normal to the surface. These are perpendicular to the surface ना, by the surface, ये क्या है, it's a surface, by the surface on the body and perpendicular to the surface. So these are the direction. एक और चीज यहाँ पे जो नोट पॉइंट में लिखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि अभी क्या है, ये क्यों हो रहा है। पहली बात तो ये नॉर्मल रिएक्शन क्यों आ रहा है, इसका रूट कॉज क्या है। रूट कॉज यहाँ पे लिखा है, द रूट कॉज ऑफ दिस फोर्स इज द प्रेसिंग इफेक्ट बिटवीन द बॉडी एंड द फोर्स, बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस, राइट। यहाँ पे नोट करके लिखो, नोट, if the surface are touching, if the surface are touching but not pressing, then उस केस में क्या हो जाएगा, उस केस में n will be equals to 0। आपको ये बात समझ आ रही है मैं क्या लिखा है, if the surface are touching but not pressing, क्योंकि हमने क्या बोला, प्रेस, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेशर, दैट इज द नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी मैंने एग्जांपल दिया था फेस का, फॉर एग्जांपल ये आपका फेस है, राइट, ये आपका फेस है, टेंजेंशियली किसने आपको टच किया, तो इसका इंक्लाइन एंगल पे आपको किसने टच किया, तो टेंजेंशियल का कंपोनेंट, तो टेंजेंशियल तो प्रेसिंग इफेक्ट देगा नहीं, जो प्रेसिंग इफेक्ट देगा दैट विल बी द नॉर्मल। बट ये जो नॉर्मल है ना, ये सिर्फ और सिर्फ टच कर रहा है आपको, ठीक है, ये कोई प्रेस नहीं कर रहा, तो उस केस में जो n है दैट इज इक्वल टू 0, राइट। तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड दैट इज फर्स्ट, नो सरफेस कॉन्टैक्ट। उस केस में जो n है वो तो क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट, n विल नॉट एग्जिस्ट, n विल नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। इस केस में तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, पर सरफेस कॉन्टैक्ट, अगर ये सरफेस कॉन्टैक्ट है तो उसमें भी बेटा दो केस आ जाते हैं। पहला इज प्रेसिंग इफेक्ट is non-zero, then n will exist, right। और दूसरा क्या है, pressing effect is equals to 0, n will never exist। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि द रूट कॉज ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, एक्शन का रिएक्शन, दैट इज नोन एज द रिएक्शन, राइट। हमने बोला सबसे पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, दैट इज दिस, इट इज अ सरफेस फोर्स। यही सोच लो कि इट्स अ सरफेस फोर्स जो तभी एग्जिस्ट करेगा अगर जी देयर इज अ सरफेस कॉन्टैक्ट, इन सरफेस कॉन्टैक्ट होगा ना बिटवीन द बॉडी एंड द सरफेस। अगर जी इन दोनों के बीच कॉन्टैक्ट ही नहीं है, देयर इज नो प्रेसिंग इफेक्ट, तो फिर नॉर्मल रिएक्शन भी एग्जिस्ट नहीं करेगा उस केस में।
ये जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, व्हाट विल बी द रूट कॉज ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज द प्रेसिंग इफेक्ट। प्रेसिंग इफेक्ट है ही नहीं तो एन विल नॉट नेवर एग्जिस्ट इन द बॉडी, विल नेवर एग्जिस्ट, ठीक है। दूसरा, इट्स अ सरफेस फोर्स। अगर जब मैं बोलूं कि यहाँ पे इस बॉडी के ऊपर मुझे नॉर्मल रिएक्शन बताओ, तो मोस्ट ऑफ द पीपल तो सोचेंगे कि हाँ भाई इट्स अ नॉर्मल परपेंडिकुलर, बट ये वाली चीज भूल जाएंगे कि इट इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी बाय द सरफेस ओनली। अगर जो सरफेस ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो देयर विल बी नो नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज द पॉइंट। ये 3 पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है। आपको नॉर्मल रिएक्शन वैसे पहले भी आपने पढ़ा होगा, बट स्टिल नॉर्मल रिएक्शन का अगर जो आपको बेसिक रूट पता है और आपको पता है कि ये बॉडी पे लगता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस या नॉर्मल टू द सरफेस, तो आप बिल्कुल इजीली नॉर्मल रिएक्शन बना दोगे। अभी बेटा आपको ये ऐसे लग रहा है कि क्यों पढ़ा रहे हैं, अभी जब आगे जाके आपको बहुत सारी फोर्सेज वो करने पड़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बेसिक्स जो इसका अल्टीमेट बेस है ना, वो ये 3-4 फोर्सेज ही है, लाइक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ये सब जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको जानना इज इंपॉर्टेंट। वाई इट इज इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पे बोली कि वाई सरफेस में प्रेसिंग इफेक्ट ना हो, तो अगर सरफेस में प्रेसिंग इफेक्ट ही ना होगा तो फिर एन विल नेवर एग्जिस्ट, ठीक है। अगर जो एन विल नेवर एग्जिस्ट और अगर जो प्रेसिंग इफेक्ट नॉन जीरो है तो एन विल एग्जिस्ट, दैट इज द केस, राइट।